तो आज हमारी कमबैक सीरीज में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। पूरा ही थ्योरी बेस्ड चैप्टर होने वाला है। इन नोट्स को और इस लेक्चर को अच्छे से कर लेना भाई। इसकी पूरी की पूरी थ्योरी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लेना, बट थ्योरी में आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, उससे पहले आप सबको पता है कि सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है। बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग भारत सर की सीबीएसई एक्सेलेंस 95+ बुक ले सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम रेडी होने के लिए आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर करने हैं, और यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे सीबीएसई 15 क्वेश्चन सैम्पल पेपर केमिस्ट्री के, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इस लेक्चर के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। ठीक है, तो हर एक बच्चा उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले। वहाँ पर रेगुलर फ्री नोट्स आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन करूं, आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच, वेरी गुड, बायोमोलिक्यूल्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ। ये लाइफ का बेस तैयार करते हैं, है ना। दे बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। एक्चुअल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोमोलिक्यूल से तैयार होते हैं। और जो हमारी ग्रोथ होती है, जो हमारी मेंटेनेंस होती है, ग्रोथ समझते हो ना, जैसे आप लोग ग्रो कर रहे हो, अभी ग्रोइंग एज है, या छोटे बच्चे से आप लोग बड़े होते गए हो, तो इसमें किसका रोल रहा है? बायोमोलिक्यूल्स का। इवन आपको बेबी बनाने में भी बायोमोलिक्यूल्स का रोल रहा है। और अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, सबसे पहले हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल से बनते हैं ऑर्गेनेल्स, उससे बनते हैं सेल्स, फिर बनते हैं टिश्यूज, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, और देन एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। अब होते क्या हैं बायोमोलिक्यूल? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया, और भी बहुत सारे हैं। अगर मैं इनमें से बात करूं कौन से बिल्कुल ही कंपलसरी हैं भाई, ये तो होंगे ही होंगे। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो है ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ आवर फूड। ठीक है, इसके एडिशन में कुछ कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया विटामिन, मिनरल सोल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी बायोमोलिक्यूल्स की? दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट। नाम से ही क्लियर है क्या, सिंपल से वर्ड में, दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हों। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन्स, और द सब्सटेंस विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? नंबर 1 ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। नंबर 2 पॉलीहाइड्रोक्सी। नंबर 3 इनके पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होगा, या फिर कुछ ऐसा ही हमें देने वाले हैं। अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है भाई CXH2O। ये फॉर्मूला हर जगह पे फिट बैठेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्टली ये फॉर्मूला फिट बैठेगा। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल वर्ड्स में हम लोग सैकेराइड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सैकेराइड्स। और इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मोनोसैकेराइड। सैकेराइड मतलब शुगर, कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट। अब ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो वर्ड का मतलब होता है भाई फ्यू। ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, जो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं, जो हमें कुछ पार्ट्स दें, 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल दें, विच गिव 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। यहाँ पर एग्जाम्पल में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे पास आने वाला है सुक्रोज। सुक्रोज एक बेस्ट एग्जाम्पल रहता है ओलिगोसैकेराइड में। सुक्रोज। आगे बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट। मतलब जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, जब इनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। यही लिखा गया है, गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड सेल्यूलोज। आगे मूव करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ कोई कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है तो वो है सुक्रोज। इसको बनाने के ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। अगली बात करें, इसको बनाया कहाँ से जाएगा? इसको आप बना सकते हो फ्रॉम सुक्रोज। आप सुक्रोज ले लो भाई,
सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। और जब हम पानी डाल के इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या हो जाएगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा दो पार्ट्स में। पहला पार्ट कहलाता है ग्लूकोज एंड दूसरा पार्ट कहलाता है, इसका फॉर्मूला भी होता है C6H12O6, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फॉर्मूला तो सेम है। भाई फॉर्मूला तो, अगर आप लोग दो भाई हो तो फॉर्मूला तो तुम्हारा भी सेम है ना, बट अपीयरेंस डिफरेंट है। तो इनकी भी अपीयरेंस डिफरेंट होती है। एक्चुअल में ग्लूकोज एक एल्डोज होता है, इसके पास एल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप रोल प्ले करता है। फ्रुक्टोज एक कीटोज होता है, इसमें कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप का रोल प्ले करता है। अच्छा, सुक्रोज को आप किससे भी बना सकते हो? ग्लूकोज को किससे बनाया जा सकता है? फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से कैसे बनाएंगे सर? स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5N। और N की वैल्यू क्या होती है? 100 से लेकर N। N की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 100 से लेकर 1000 तक, मतलब बहुत सारे मोलिक्यूल। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब इसमें पानी डाल दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? C6H, ये H हमारे पास 10 है एंड ये 2 क्या हो जाएगा? H12। और ऑक्सीजन 5 एंड 1 6 हो जाएगा, तो ये, और N टाइम्स है तो ये भी N टाइम्स हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन चुका है? एक ग्लूकोज बन चुका है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बाकी CHOH होता है 4 टाइम्स, और लास्ट में क्या लगा होता है? CH2OH। एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 अल्कोहल होते हैं, जिनमें से एक प्राइमरी अल्कोहल है और 4 जो हैं सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। इसके बाद अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करना चाहते हो तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? विच कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन, जो रिडक्शन करा सकते हैं टोलेंस रिएजेंट पे और फैलिंग सॉल्यूशन पे। और अगर बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो रिड्यूस नहीं करवा सकते टोलेंस रिएजेंट को या फैलिंग सॉल्यूशन को। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता, रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है। इंपॉर्टेंट बात, एग्जांपल याद रखिएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का बहुत फेमस एग्जांपल होता है सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड जनरली रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, रिड्यूस करवा सकते हैं टोलेंस रिएजेंट को, फैलिंग सॉल्यूशन को, बट सुक्रोज नहीं करा सकता। और इधर माल्टोज एंड फ्रुक्टोज आ जाता है। आगे मूव करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। भैया केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही हैं। तो देखो कैसे, इधर ध्यान दीजिए। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। मैं अगले पेज पे कराता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर आप ग्लूकोज लिख लो, ग्लूकोज लिख लो भाई, बाकी बातें तो बाद में देखेंगे। ग्लूकोज क्या होता है? CHO, यहाँ पर CHOH4 CH2OH। अच्छा देखो, हर एक रिएक्शन ना कुछ सजेस्ट करती है, हर एक रिएक्शन का ना कुछ मतलब होता है। तो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराऊंगा, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसके 5 मॉलिक्यूल लेने हैं। इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि यार यहाँ पे अल्कोहल है, तो अल्कोहल रिएक्शन करेगा। और अल्कोहल किस तरह से रिएक्शन करेगा भाई, वो बात आपके लिए जान लेना जरूरी है। बेटा यहाँ से निकलेगा इसका H, OH का H निकलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं निकला है ये, ठीक है। इसका H निकल गया और बाकी पोर्शन ये निकलेगा भाई, ये क्या निकल चुका है? यहाँ से निकल चुका है 5 टाइम्स ऑफ, वेरी गुड, यहाँ से निकल चुका है 5 टाइम्स ऑफ CH3 COOH। और बेटा यहाँ पर क्या बच गया? CHO C डबल बॉन्ड O CH3 4 टाइम्स, और यहाँ पर CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा
एसीटेट। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शन आपको सजेस्ट क्या करती है, दिस रिएक्शन सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, कि यहाँ पर 5 अल्कोहलिक ग्रुप हैं। इसके बाद आप रिएक्शन करा दो ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो इसकी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ये जो CH2 है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में, बाकी सब कुछ एज इट इज रहता है। तो ये हमारे पास बन गया ग्लूकोनिक एसिड। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब आपने ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराई तो उस रिएक्शन से आपको पता क्या चला। अब आप ध्यान दो कि सिर्फ एल्डिहाइड में चेंज आया है, तो आप कह सकते हो कि भैया यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप का मुझे पता चल गया है ना, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप मुझे कंफर्म हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। वेरी गुड। देखो देखो बेटा, अगर आपने वन शॉट देख लिए हैं तो मैंने थोड़े दिन पहले ही एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का गन शॉट अपलोड किया है। आप लोगों ने सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा दी NH2OH के साथ, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलमाइन। तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपका O ग्रुप जाएगा और यहाँ से आपका H2 ग्रुप जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन बाहर निकल गया, H2 यहाँ से बाहर निकल गया, बाकी सब कुछ बचा रह गया। ये CH के साथ क्या लग जाएगा, ये CH के साथ बचा हुआ NOH, बाकी CHOH4 CH2OH है। इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम, ऑक्साइम बोलते हैं इसको। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी HCN के साथ, वेरी गुड। HCN के साथ रिएक्शन में करके दिखाऊं क्या, देखो चलो, ये है, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O इधर, H इधर हमारे पास है, CHOH4 इधर हमारे पास है, CH2OH। हमने इसकी रिएक्शन कर दी है HCN के साथ, तो क्या होगा, प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, CHOH4 और इधर CH2OH। HCN की रिएक्शन एक बात याद रखिए किस तरह से होती है भाई, कार्बन गोज टू कार्बन वाली बात होती है। इधर जाएगा CN, ये H पॉजिटिव होता है, CN नेगेटिव होता है, इसमें से CN इधर चला जाता है और H चला जाता है O के पास। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज के साथ लगा है OH एंड CN, इसको बोल देते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो इस रिएक्शन से आपको क्या पता चला, यहाँ पर रिएक्शन हुई है, पिछली बार में भी यहीं पर रिएक्शन हुई है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, बट ये एल्डिहाइड नहीं, अगर यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप भी होता ना तब भी यही रिएक्शन होती। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। रिपीट कर रहा हूँ, आपको रिएक्शन से प्रोडक्ट पता होना चाहिए और आपको हर एक रिएक्शन का मतलब पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन क्या सजेस्ट करती है, इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जब आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ भाई, चलो इधर इनको उठा लेते हैं, ये वेरी गुड। देखो भाई, ये CHOH4 CH2OH है, इसकी रिएक्शन आपने HNO3 के साथ कराई, तो चेंज ना आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होगा, एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली प्राइमरी अल्कोहल भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर, COOH। इसको क्या बोलते हैं, सैकरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैकरिक एसिड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा इससे क्या पता चल रहा है हमें, अगर आप ध्यान दो तो CHO से COOH तो पहले ही बदल चुका है, बट ये पहले नहीं बदला था। इस रिएक्शन से क्या पता चलता है मुझे, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल पे फर्क नहीं पड़ता। आगे आ जाओ HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सबकी रिडक्शन करेगा, सारे ऑक्सीजन को उड़ा देगा और वहां पर हाइड्रोजन लगा देगा। ठीक है, तो 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हेक्सेन बन जाएगा हमारे पास। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन है, क्योंकि सीधे से स्ट्रक्चर बन गया। सबसे पहली बात देखो बेटा, हर एक रिएक्शन क्या सजेस्ट करती है। सबसे पहली बात, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या बताता है आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड, उससे हमें पता चलता है किसमें 5 OH ग्रुप हैं। उसके बाद HI से क्या पता चलता है आपको, इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर स्ट्रेट चेन है।
क्या है, स्ट्रेट चेन। उसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा दी। ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एल्डिहाइड ग्रुप है ना, एल्डिहाइड ग्रुप पे रिएक्शन हुई थी। अगर हमने इसकी रिएक्शन करा दी HCN के साथ, या हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी NH2OH के साथ, इससे हमें क्या पता चला था कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है। क्या पता चला था, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है। और अगर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी HNO3 के साथ, HNO3 से हमें क्या पता चला था कि यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन से क्या बनता है और क्या हमें पता चलता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एपीमर्स होते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास है डी ग्लूकोज और ये हमारे पास है डी गैलेक्टोज। ये जो कार्बन होता है ना, अगर इस कार्बन पे डिफरेंस है, इन्हें बोलते हैं एनोमर्स, है ना। अल्फा बीटा जो ग्लूकोज होते हैं, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, उसमें OH लेफ्ट राइट में होता है। बट एनोमेरिक कार्बन के अलावा भी अगर कहीं OH इधर उधर है, OH की पोजीशन डिफरेंट हो रही है, तो उसे बोलते हैं एपीमर्स। मोनोसैकेराइड्स डिफर इन कन्फिग्रेशन एट अ कार्बन अदर देन एनोमेरिक कार्बन। अगर एनोमेरिक कार्बन के अलावा भी उसमें कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो रही है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास शुगर एंड नॉन शुगर आ जाता है। शुगर ऑब्वियसली जिसमें शुगर की प्रॉपर्टीज हो, जो स्वीट इन टेस्ट हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, सॉल्युबल इन वाटर हो। नॉन शुगर क्या होते हैं, जो टेस्टलेस हो, इनका कोई टेस्ट नहीं होता और अमरफस सॉलिड होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई, मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। वो हमारे पास क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं। और जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो हमारे पास नॉन शुगर होते हैं। आगे मूव करो, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। देखो, जो सुक्रोज होता है ना, वो डिफॉल्ट एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का सब्सटेंस होता है। क्या होते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो PPL को रोटेट कर देते हैं टुवर्ड्स राइट। जब मैं उसको पानी में डालता हूं ना तो उसके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, फ्रुक्टोज लेवोरोटेटरी है। सुक्रोज था, उसके दो बेटे हुए, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, एक लेवोरोटेटरी है। बट जो फ्रुक्टोज है उसकी लेवोरोटेशन ज्यादा है, तो हम बोलते हैं कि ओवरऑल मिक्सचर लेवोरोटेटरी है। तो एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस ने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जो ओवरऑल लेवोरेटरी है, तो इसे बोलते हैं इन्वर्स हो जाना। इसे बोल देते हैं इन्वर्जन हो जाना, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज हो जाना। ठीक है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट ऑन हाइड्रोलिसिस इधर विद डाइल्यूट एसिड और विद एंजाइम, जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं द सॉल्यूशन इज चेंज्ड इनटू अ लेबोरेटरी सॉल्यूशन। यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, एक लेबोरेटरी सॉल्यूशन मिल जाएगा। एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी सुक्रोज इज चेंज टू लेबोरेटरी सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस, द सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। देखो यहां पर बेटा ये ग्लूकोज है C12H22O, सॉरी गलत बोल रहा हूं, ये हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11, इसमें हमने पानी मिला दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या हो जाएगा, इसकी डेक्स्ट्रोरेशन कितनी होती है, +66.5 डिग्री। यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिले, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज की डेक्स्ट्रोरेशन कितनी है, +52.5 डिग्री, यह है -92.4 डिग्री। सिंस द लेवोरोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रोरेशन ऑफ ग्लूकोज, द मिक्सचर इज लेवोरोटेटरी। ये जो मिक्सचर होगा ये हमारे पास क्या होगा, लेवोरोटेटरी होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइसैकेराइड। सैकेराइड इज शुगर, डाइसैकेराइड मतलब जिसमें दो शुगर हो, जिसमें दो कार्बोहाइड्रेट हो। डाइसैकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और विद एंजाइम गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। वो सेम नेचर के हो सकते हैं, डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं। और जब भी, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए कि यार जुड़ते किससे हैं। द 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज। और ऑक्साइड लिंकेज कैसे बनती है, बाय द लॉस ऑफ वाटर। और इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ऑक्साइड लिंकेज है भाई, इस लिंकेज को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। देखो जब भी दो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो यहाँ पर वाटर का लॉस होता है और वो आपस में जुड़ते हैं कुछ ऐसे, इस तरह से ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू। इस ऑक्साइड लिंकेज को ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दिखाई दे रहा होगा, ये OH और H का लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एक मोनोसैकेराइड है, दूसरा मोनोसैकेराइड और उनके बीच में ऑक्साइड लिंकेज है। अब कुछ फेमस डाइसैकेराइड है, जैसे सुक्रोज, जैसे माल्टोज, जैसे लैक्टोज। सुक्रोज किस किस से मिलकर बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज नहीं होता, बीटा डी फ्रुक्टोज होता है।
अभी करके ही हटे ना। बीटा डी फ्रुक्टोज। माल्टोज किस किस से मिलके बनता है भाई? माल्टोज हमारा किस किस से मिलके बनता है? माल्टोज इज मेड अप ऑफ, वेरी गुड, माल्टोज इज मेड अप ऑफ, इसमें दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं। और लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टोज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लैक्टोज के अंदर आपको देखने को मिलेगा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। रिपीट कर रहा हूँ, सुक्रोज में क्या मिलेगा? ग्लूकोज फ्रुक्टोज। माल्टोज में क्या मिलेगा? ग्लूकोज ग्लूकोज। लैक्टोज में क्या मिलेगा? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं? इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स विद टू कंपोनेंट्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च क्या होता है? एक पॉलीसैकेराइड होता है, बहुत बड़ा सैकेराइड होता है जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड होते हैं। और वो मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं? अल्फा ग्लूकोज होते हैं। स्टार्च के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो 15 to 20% होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो 80 to 85% होता है। ठीक है, जो अमाइलोज है ये बहुत सिंपल होता है, तो ये वाटर सोल्यूबल होता है। और जो अमाइलोपेक्टिन है, जैसे इसका कंफ्यूजिंग सा नाम है, ये खुद भी कंफ्यूजिंग होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। अगर मैं अमाइलोज के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। इसमें अल्फा ग्लूकोज की यूनिट होती है, लिंकिंग होती है C1 C4, कार्बन 1 से कार्बन 4 से। अगर आपको दिखाई दे रही हो, ये हमारे पास एक ग्लूकोज है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, यह है कार्बन नंबर 1, यह है कार्बन नंबर 4, यह है कार्बन नंबर 1, यह है कार्बन नंबर 4। इस तरह से लिंकिंग है C1 C4 की, ये चेन स्ट्रेट चेन बन गई। अगर मैं अमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो इसमें स्ट्रेट चेन भी है, ब्रांचिंग भी है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इसका। तो लिंकिंग कहां कहां से होती है भाई? स्ट्रेट चेन में होती है C1 से C4 से, C1 एंड C4 पे, और ब्रांचिंग हो रही होती है C1 एंड C6 पे। तो ये हमारे पास होता है पॉलीसैकेराइड, और ये हमारा सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स की। देखिए, जो प्रोटीन वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारी बॉडी होती है, आपने सुना होगा जिम में जो जाते हैं कि ये तो डब्बे खा चुका है, इसने तो डब्बे खाए हैं। वो डब्बे किसके खाए होते हैं भाई? प्रोटीन के डब्बे खाए होते हैं, है ना, मतलब बोला जाता है, एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जिम करनी पड़ती है बढ़िया से। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी होंगे। तो उसमें जो छोटा मॉलिक्यूल होता है ना, वो होता है अमीनो एसिड। क्या होता है उसके अंदर? छोटा मॉलिक्यूल अमीनो एसिड्स होता है। प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल को बोलते हैं, उसके छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड, किसी भी अमीनो एसिड में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक होगा कार्बन, यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, एक तरफ होगा अमीनो, अमीनो यानी NH2, एक तरफ होगा एसिड यानी COOH, और यहाँ पर H। ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्रुप से बहुत फर्क पड़ेगा कि ये ग्रुप क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल 20 तरह के अमीनो एसिड्स माने जाते हैं। इनमें ग्लाइसिन को छोड़ दो, क्योंकि ग्लाइसिन में ना 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे होते हैं। अदर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। ऑप्टिकली एक्टिव अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में भी सुना होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? जिसमें ना कार्बन के सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से हो रहे हो, बट ग्लाइसिन में क्योंकि 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो रहे हैं तो सेम बॉन्ड है, तो इसको हम नहीं बोल सकते ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, एक चीज़ यार यहाँ पे ना, जस्ट अ मिनट, एक चीज़ रह गई है हमारी। ये जो माल्टोज होता है ना, माल्टोज, मैं आपको बताता चलूँ, ये बनता है अल्फा डी। देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। या फिर इसको सिंपली याद रखना, सुक्रोज किससे मिलते बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। माल्टोज किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज किससे मिलके बनता है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से मिलके बनता है। चलो अब इधर आ जाओ, कहाँ गए? हाँ, यहाँ कहीं सी थे हम। तो जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आएगा तुम्हें। एक होता है ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन का एक बेस्ट बडी है, उस बेस्ट बडी को हम लोग बोलते हैं एलानिन। होता क्या है? जैसे कार्बन है, इधर H, इधर H, अमीनो एसिड है तो यहाँ पर COOH भी होगा, और इधर क्या भी होगा? NH2 भी होगा। एलानिन में क्या होता है? ये है C, इधर है H, इधर है CH3, ये है COOH, और इधर आएगा हमारा NH2। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
इसके 2 बॉन्ड H के साथ हो रहे हैं, इसके दोनों बॉन्ड H के साथ नहीं, इसका एक बॉन्ड H के साथ है और एक बॉन्ड इसका CH3 के साथ है। तो ये ग्लाइसिन है हमारे पास और ये हमारे पास एलानिन है। ये हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव जिस कार्बन के सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से हो रहे हो, इसके सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से हो रहे हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारे तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हो, हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक बेसिक नेचर। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे कौन से अमीनो एसिड भाई? न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड किसे कहा जाएगा? जिसमें नंबर ऑफ NH2 एंड नंबर ऑफ COOH ग्रुप बराबर हो। जैसे कि ग्लाइसिन है, इसमें एक NH2 ग्रुप है और एक COOH। एसिड देखो, COOH ग्रुप से एसिडिक नेचर आती है, NH2 ग्रुप से बेसिक नेचर आती है। जब दोनों बराबर हैं, एसिड और बेसिक एक दूसरे को काउंटर कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो ओवरऑल सब्सटेंस हमारे पास न्यूट्रल आ जाएगा। एसिडिक अमीनो एसिड ऑब्वियसली एसिडिक है तो एसिडिक ग्रुप ज़्यादा होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? अगर हम बात करें तो 1 NH2 ग्रुप होगा एंड 2 COOH ग्रुप होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बढ़िया फेमस एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड। इधर ध्यान दीजिए, ये कार्बन है ना। इधर COOH ग्रुप कितने हैं? 2 COOH ग्रुप हैं, NH2 ग्रुप 1 है। तो COOH ग्रुप ज़्यादा है, एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है। यहाँ पर CH2 COOH है, 2 COOH ग्रुप हैं तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक क्या होते हैं भाई? एसिडिक क्लियर हो गया। बेसिक जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होंगे और COOH ग्रुप कम होंगे, यही लिखा गया है। हैविंग 2 और मोर NH2 ग्रुप एंड 1 COOH ग्रुप। ये ध्यान दीजिए, लाइसिन है जिसमें एक COOH ग्रुप है बट NH2 वाले ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। सर यहाँ पे CH2 4 भी तो है, सिर्फ NH2 थोड़ी ना होगा भाई, पूरा ग्रुप हो सकता है ना। ग्रुप में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो CH2 4 NH2 को देखो, ओवरऑल NH2 इसमें 2 हैं और इसमें COOH है। ठीक है, तो जिसमें COOH और NH2 ग्रुप बराबर हों वो न्यूट्रल, जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा है COOH ग्रुप कम है बेसिक, और जिसमें COOH ग्रुप ज़्यादा है NH2 ग्रुप कम है तो वो होगा एसिडिक। आगे बढ़ते हैं। कन्फिग्रेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। कन्फिग्रेशन कैसे होती है? कन्फिग्रेशन डिसाइड की जाती है NH2 ग्रुप से। अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट में है तो L अमीनो एसिड, और अगर NH2 ग्रुप राइट में है तो वो D अमीनो एसिड होते हैं। नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड आर L अमीनो एसिड। जितने भी नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो L नेचर के होते हैं, लैबोरेटरी होते हैं। D अमीनो एसिड कहाँ पे अक्कर करते हैं? इन सम एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल्स के अंदर। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट है ज्यूट्राइन। ज्यूट्राइन क्या होता है? व्हेन अ प्रोटॉन, देखिए आपने क्या किया, एक अल्फा अमीनो एसिड को रख दिया तो क्या होगा, उसमें प्रोटॉन माइग्रेशन शो करेगा। कहां से? फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप से अमीनो ग्रुप की तरफ। और इस माइग्रेशन की वजह से हमारे पास एक ड्यूअल आयन बनेगा, डाइपोलर आयन बनेगा। इस डाइपोलर आयन को ही हम लोग बोलते हैं ज्यूटर आयन। सर बुरा मत मानना, बात समझ में नहीं आई, समझाने के लिए बैठे हैं। देखो, जैसे कि ये मेरे पास है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड क्या है? C, इधर COOH, इधर H, इधर R लगा दो या कोई भी ग्रुप लगा दो, और इधर है NH2। तो क्या होगा, ये प्रोटॉन COOH ग्रुप से एक प्रोटॉन इधर जाने लगेगा, तो ये C, ये G, ये H, ये COO नेगेटिव और ये NH3 पॉजिटिव। NH3 पॉजिटिव। अब हमारे पास 2 आयन बन चुके हैं। इन 2 आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन बोलते हैं। व्हेन अ प्रोटॉन इज माइग्रेटेड फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू अमीनो ग्रुप, जब एक प्रोटॉन चला जाएगा अमीनो ग्रुप की तरफ, अ ड्यूअल आयन इज फॉर्म्ड एंड दिस ड्यूअल आयन इज नोन एज ज्यूटर आयन बोलते हैं। यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट आता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जिस ज्यूटर आयन, एक ज्यूटर आयन जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, है ना, बट वो एग्जिस्ट करता है एक स्पेसिफिक पीएच पे, वरना वो प्रोटॉन इधर उधर घूमते ही रहता है। कभी वो एसिडिक बन जाएगा, कभी वो बेसिक बन जाएगा। अगर उसको न्यूट्रल बना के रखना है ना, एक खास पीएच होनी चाहिए। उस खास पीएच वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ज्यूटर आयन विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैन ओनली एग्जिस्ट एट अ स्पेसिफिक पीएच। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ज्यूटर आयन सिर्फ एक खास पीएच पे हो सकता है, वरना वो एसिडिक बेसिक होता रहेगा। वो खास पीएच वैल्यू जहां पर ज्यूटर आयन न्यूट्रल है, एसिडिक बेसिक रेंज में नहीं है, उस खास पीएच वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि ल्यूसीन की आइसो इलेक्ट्रिक
पॉइंट कितना होता है 6.0। अर्जिनिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है 10.8। आगे आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड ये मैंने बता दिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ज्यूट्राइन है ना। ज्यूट्राइन कैसे बना, इसने अपना H पॉजिटिव डोनेट कर दिया NH2 को, एक ड्यूल आयन बन गया। अगर मैं इसको बेसिक रेंज में रखूंगा, बेस क्या करेगा, इसके H पॉजिटिव को खींच लेगा, तो ये सब्सटेंस तो NH2 हो जाएगा और ये COO नेगेटिव। कैसे एग्जिस्ट करेगा ये, एक नेगेटिव आयन की तरह। सर समझ नहीं आया, ज्यूट्राइन क्या होता है, ये ज्यूट्राइन है, कार्बन, ये COO नेगेटिव, इसने अपना नेगेटिव इसको दे दिया NH2, ये हो गया NH3 पॉजिटिव, इधर R और इधर H। मैंने इसको एसिडिक और बेसिक रेंज में रख दिया, मैंने इसको एसिडिक रेंज में रख दिया, या फिर मैंने इसको बेसिक रेंज में रख दिया। एसिडिक रेंज में क्या आएगा, H पॉजिटिव आएगा। H पॉजिटिव आएगा तो कहाँ पर अटैक करेगा, आप खुद से बोलो। H पॉजिटिव ने इधर अटैक करना है, ये बनेगा COH और ये क्या बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। ये किस तरह एग्जिस्ट करने लगेगा, एज अ कटायन। अगर ये OH नेगेटिव, ये हो जाएगा C, ये R, ये H। OH नेगेटिव अगर आ गया तो H पॉजिटिव को खींच लेगा, H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा NH2 और ये बन गया COO नेगेटिव, जो कि क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक अनायन है, ये हमारे पास एक कटायन है और ये हमारे पास एक अनायन है। मैंने क्या बोला था, जो ज्यूट्रायन है वो किसी खास पीएच पे न्यूट्रल हो सकता है, वरना तो वो कटायन या अनायनिक फॉर्म में होगा। उसको न्यूट्रल बनाए रखने के लिए खास पीएच चाहिए, उस खास पीएच को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और जब उसकी वैल्यू इधर उधर होने लग जाती है तो वो या तो कटायन बन जाता है या फिर वो अनायन बन जाता है। अच्छा, पेप्टाइड क्या होते हैं, याद है तुम्हें, मैंने तो बोला था कि जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो वाटर का लॉस होता है, और वाटर का लॉस होता है, ऑक्साइड लिंकेज होती है, उस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिमिलरली हमारे पास पेप्टाइड्स होते हैं। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, व्हेन 2 और मोर अल्फा अमीनो एसिड्स कंबाइन, तो क्या होगा, एक पेप्टाइड बनेगा। क्या कह रहे हो सर, जैसे कि हमारे पास एक अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये कार्बन है, इधर NH2 COO H, इधर है H, इधर है R, बिल्कुल डिट्टो कॉपी, एक यहाँ पर भी है। ज़्यादा हो सकते हैं इससे, एक और ले लो, कम से कम 2 तो होने चाहिए, ठीक है। जब आप इनको जोड़ोगे क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, या ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CO, इधर CH R, इधर NH, ये है CO, फिर ये है कार्बन, इधर H R, फिर ये NH, ये है CO, ये है C, इधर H, इधर R, इधर है NH। अगर ये लास्ट वालों को ना भी खाली करो ना, इसको COH NH2 भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो चुका है, इसको रहने दो भाई, इसको ना पूरा ही रहने देते हैं। इधर आ जाएगा NH2 और ये आ जाएगा COOH। तो आप यहाँ से देखो, ये जो अल्फा अमीनो एसिड जुड़े हैं ना, ये यहाँ से जुड़े हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जिसमें 3 अमीनो एसिड जुड़ते हैं उसे ट्राईपेप्टाइड बोलते हैं, जिसमें 2 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं उसे डाईपेप्टाइड बोलते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर भी लॉस तो वाटर मॉलिक्यूल का हुआ है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है। पेप्टाइड लिंकेज किसे कहा जाता है, CONH लिंकेज को ही पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है भाई, ठीक है। CONH लिंकेज को ही पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। CONH इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें 2 अल्फा अमीनो एसिड जुड़े थे। कैसे जुड़े थे भाई, यहाँ से निकला था, OH और यहाँ से निकला था H, ठीक है। OH और H बाहर निकल गए, H2 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास डाईपेप्टाइड बन गया। जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो डाईपेप्टाइड, 3 जुड़ते हैं ट्राईपेप्टाइड, 4 जुड़ेंगे टेट्रापेप्टाइड।
है ना। डाइपेप्टाइड में 2 अल्फा अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, 3 अल्फा अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो 2 जगह से, अभी देखा था ना हमने, इसमें 3 थे तो 2 जगह पर पेप्टाइड बॉन्ड आ गया था। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन वर्ड का मतलब होता है बेटा पानी निकाल देना। कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ मैनी अमीनो एसिड जिनका मॉलिक्यूलर मास बनेगा अप्रोक्स 10,000 U इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, एंड दोज पॉलीपेप्टाइड विच हैव मॉलिक्यूलर मास अबव देन 10,000 U उसे हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोटीन। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी, मैनी पेप्टाइड, ठीक है। और ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनका मास 10,000 U से ज्यादा बन जाए उसे हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोटीन्स। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी, हर स्ट्रक्चर कुछ बोलता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? इट सिंपली रिवील्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट, ये शेप बताता है। अब शेप हमारे पास 2 तरह की हो सकती है, कौन कौन सी भाई? अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड। हेलिक्स समझते हो ना, स्प्रिंग, ये होता है हेलिक्स। और प्लेटेड का मतलब क्या होता है? शीट्स होती हैं प्लेट वाली, इस तरह। सर प्लेट वाली शीट कौन सी होती हैं? जैसे आप कागज को फोल्ड कर दोगे 2-3 लेयर में ना, जैसे कि जैसे कि ये है, ठीक है। ये हमारे पास एक कागज है, मैं इसको शीट्स में फोल्ड कर दूं, ये हमारे पास शीट्स हो गई। अभी देखता हूँ बेटा, ये हमारे पास क्या होएगा? ये होएगी बीटा प्लेटेड शीट। क्लियर है? और स्प्रिंग हेलिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग, ये फोल्डिंग के बारे में बताता है, या फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो सबसे सिंपल होता है प्राइमरी, उससे मुश्किल होता है सेकेंडरी, और उससे भी मुश्किल होता है टर्सरी। और टर्सरी स्ट्रक्चर से हमारे पास 2 तरह के स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सब यूनिट। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या बोलते हैं? सब यूनिट, और इनके स्पेशल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मैं बताता हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? शेप, अल्फा हेलिक्स होती है, बीटा प्लेटेड हो सकती है। टर्सरी हमें क्या बताता है? ओवरऑल फोल्डिंग, है ना, जिससे 2 नए स्ट्रक्चर बन के आते हैं, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। नेक्स्ट हमारे पास क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी क्या बताता है? कि जो हमारे पास सब यूनिट्स है उनकी स्पेशल अरेंजमेंट। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से ये भाई बहुत तेज बोलती है, और मेरे घर वाले पता नहीं क्या करते हैं, जानबूझ के करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। मैं कोशिश करूंगा ऊपर वीडियो बनाने की, कोशिश तो बहुत करता हूँ, और इस वीडियो के बाद इसको पिटूंगा भी, मैं बहुत पिटूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे प्राइमरी क्लास में बच्चे सीखते हैं ना, अल्फ़ाबेट सीखते हैं। फिर सेकंड क्लास में वो वर्ड्स बनाने सीखते हैं। फिर थर्ड क्लास में वो क्या करते हैं? लाइंस बनाने सीख जाते हैं, जैसे साहिल इज़ अ गुड बॉय, पूजा इज़ अ गुड गर्ल, ये वाली। और फोर्थ क्लास में वो पूरे पैसेज बनाने सीख जाते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी सबसे सिंपल, सेकेंडरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स, टर्सरी और कॉम्प्लेक्स, और जो क्वाटरनरी होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये पेपर में आएगा, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? दे हैव लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनका धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है भाई। और इनका क्या स्ट्रक्चर होता है? ग्लोबुलर, गोल मटोल से स्ट्रक्चर होते हैं इनके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दीज आर सोल्यूबल, ये तो बात थोड़ी सी गलत हो गई। दीज आर इनसोल्यूबल, ये पानी में नहीं घुलते। एंड दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाते हैं। प्रोटीन चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें कौन सी बॉन्डिंग मिलती है? इंटरमोलिकुलर। और यहाँ पर आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड टू गिव 3D स्फेरोइडल शेप,
इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल फोल्ड होंगे और 3D स्फेरिकल शेप देंगे। ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको थोड़ा सा रहने दो तो ज़्यादा ठीक है, इसको रहने देते हैं एक बार को। आगे आ जाओ, इस पॉइंट पे आओ। दीज आर लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट और दीज आर क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एक होते लीनियर कंडेंसेशन, लाइन सी है ना, लाइन में मॉलिक्यूल जुड़े हैं और उनकी कंडेंसेशन हुई है। और क्रॉस लिंक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड। एग्जाम्पल की बात करें, फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होता है भाई, जैसे हमारे बालों में एक प्रोटीन मिलता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोला जाएगा, केराटिन। केराटिन इन हेयर। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स का फाइब्रस का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनका स्फेरोइडल स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रस, अब केराटिन है, केराटिन हेयर, बाल पानी में घुल जाते हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं घुलते। इसका एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है हेमोग्लोबिन इन ब्लड। खून पानी में घुल जाता है क्या, ऑब्वियसली घुल जाता है। तो आप याद रखो, ग्लोबुलर पानी में घुल जाते हैं। ये क्या होते हैं, लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं, और ये क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीई वर्ड का मतलब क्या होता है, डीई का मतलब होता है रिमूवल। नेचुरेशन मतलब नेचुरल फॉर्म। एक प्रोटीन की नेचुरल फॉर्म को रिमूव कर दो, उसी को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। या फिर और वर्ड्स में क्या हो सकता है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजेज बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती हैं, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो सकती है, बट केमिकल कंपोजिशन जो है उसकी सेम रहेगी। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप एग को बॉईल करो, उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया कि नहीं, पहले वो लिक्विड स्टेट में था, वो सॉलिड स्टेट में आ गया, बट क्या उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई है, जो उसके अंदर केमिकल पहले होगा आई थिंक अब भी वही होगा। सेम है, दूध खराब हो जाए, दूध में नींबू निचोड़ दिया, दूध खराब हो गया, तो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में होगा, फिजिकल तो चेंज होगी, बट क्या उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई है, ऑब्वियसली नॉट। तो भाई कैसे करवा सकते हो आप लोग, इट कैन बी डन बाय चेंज इन पीएच और टेम्परेचर। एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ एग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो बॉइलिंग ऑफ एग में वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, कोएगुलेशन कह लो, या कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध की दही जमा देना। ये कैसे हो सकता है, उसमें थोड़ी खटाई डाल देते हैं। हमारी हरियाणा में बोला जाता है कि जामन दे दिया उसको, तो जामन दे दिया मतलब जमा दिया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास वाइटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांस है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। वाइटामिन क्या होते हैं, दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। हमारी बॉडी नहीं बना सकती भाई। मस्ट बी टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी थ्रू डाइट फॉर नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो रेगुलरली हमें बॉडी को सप्लाई करना पड़ता है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, सो दैट कि हमारी ग्रोथ होती रहे, मेंटेन होती रहे, है ना, और हेल्थ भी हमारी सही रहे। और विटामिन की डेफिशिएंसी सबसे जल्दी दिखती है। आई होप आप में से किसी में भी किसी विटामिन की कमी नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, बट बॉडी पे एकदम से इफेक्ट दिखने लगता है। आगे इनको सिंप्लीफाई करने के लिए पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ए बी सी डी ई एंड के, और भी बी के तो सब पार्ट्स होते हैं, B1 B2 B6 B12 इस तरह से होते हैं। विटामिन एच भी होते हैं एक। अब क्लासीफाई किया गया है वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुलेंगे फैट में नहीं घुलेंगे, फैट सॉल्युबल जो फैट में घुलेंगे पानी में नहीं घुलेंगे। दीज विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी एंड सी जो पानी में घुल जाएंगे। दीज मस्ट बी टेकन रेगुलरली, इनको रेगुलर बॉडी को देना पड़ता है, क्योंकि पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, है ना, एज दीज आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर। फैट सॉल्युबल जो फैट में घुलते हैं हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। दीज आर दी विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट बट इन सॉल्युबल इन वाटर। विटामिन ए डी ई एंड के, दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज। एडिपोज क्या होता है, फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यूज। आगे मूव करते हैं बेटा, ये टेबल है, इस टेबल से आपको बस ये पता चल जाएगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। जैसे विटामिन ए से क्या होता है, जेरोथैल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस। आप लोगों ने सुना होगा रतौंधी, रातों को कई बंदे अंधे हो जाते हैं। आप बोलोगे सर रातों को तो सब अंधे हो जाते हैं, इन बंदे को लाइट में भी नहीं दिखता,
अंधेरे में तो चलो किसी को नहीं दिखता है, रात होते ही इनको सिर्फ सूरज की रोशनी में दिखता है। आगे है विटामिन बी 1, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी, है ना, ग्रोथ रुक जाती है, भूख कम लगने लग जाती है। विटामिन बी 2, इसकी कमी से हो जाता है क्यूलोसिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, और जो मसूड़ ये लिप्स होते हैं ये साइडों से फटने लग जाते हैं। बी 6 की कमी से होती है कन्वल्सन्स। बी 12 की कमी से होती है पर्निशियस एनीमिया, मतलब ब्लडलेसनेस बोलते हैं, खून की कमी। खून से रिलेटेड जो बीमारी होंगी ना, आई से रिलेटेड विटामिन ए की वजह से होती हैं, ब्लड से रिलेटेड विटामिन बी की वजह से। विटामिन सी आप सबको पता है कहाँ से मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट से मिलते हैं, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, मसूड़ों से खून आ जाना। विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स होता है सनलाइट, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, रिकेट्स, जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, वो डिफॉर्मेशन हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं। विटामिन ई क्या होता है भाई, ये मस्कुलर वीकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई कमजोर है तो भाई विटामिन ए की जरूरत है उसको। विटामिन के, ये ब्लड क्लोटिंग का टाइम इंक्रीज कर देती हैं। तो आपको हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी डिसीज याद होनी चाहिए कि यार किस विटामिन से क्या बीमारी होती है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी श्योरली क्वेश्चन आता है। दीज आर दी बायोपॉलीमर्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ ऑल लिविंग सेल। जो लिविंग सेल होते हैं ना, उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। हेरिडिटी समझते हो ना, जब एक पीढ़ी की प्रॉपर्टी अगली पीढ़ी के अंदर जाती है तो वो किसके थ्रू जाती हैं, वो जाती हैं थ्रू न्यूक्लिक एसिड। दीज आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा मैं एक बात आता हूं, न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को बोला जाता है, न्यूक्लिक एसिड को बोला जाता है पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियोटाइड, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये किससे मिलके बना होगा, ये हमारे पास बना होगा न्यूक्लियोटाइड से, है ना। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्चुअल में, और क्रोमोजोम किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से एंड न्यूक्लिक एसिड से। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए का नाम डीएनए क्यों पड़ा, इसकी शुगर की वजह से। इसके अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है भाई, बेटा जी इसके अंदर शुगर पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज। क्या पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज। और इसके अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, डी राइबोज। बात करें स्ट्रक्चर की, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। क्या स्ट्रक्चर होता है भाई, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है सर, देखो होगा यार आप सबने, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का। फिर इसमें जुड़े होते हैं, क्या क्या जुड़े होते हैं, ए टी जी सी, फिर ए टी, इस तरह से जुड़े होते हैं। और इसका सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है आरएनए का, इस तरह से। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और ये इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए कहां पर प्रेजेंट होता है, मेनली न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। देखिए सेल होता है ये, ये होता है सेल का न्यूक्लियस, और ये बाजू में ही पड़ा रहता है, कौन पड़ा रहता है भाई, आरएनए। आगे बात करते हैं, डीएनए कंटेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए के अंदर आपको क्या मिलेगा, साइटोसिन, थाइमाइन एज पिरिमिडिन एंड गुआनिन एंड एडेनिन। क्या होता है, इसके अंदर मिलता है ए जी सी टी। ए और जी प्यूरिन बेस कहलाते हैं, और सी एंड टी पिरिमिडिन बेस कहलाते हैं, पिरिमिडीन बेस कहलाते हैं। और अगर मैं बात करूं, यहां पर होता है AgCu, AgCu, ए बोले तो एडेनिन, जी मतलब गुआनिन, सी मतलब साइटोसिन, और यू का मतलब होता है यूरासिल। Ag यहां पर प्यूरिन का काम करता है, सी एंड यू यहां पर पिरिमिडिन का काम करता है। किसका काम करता है भाई, पिरिमिडिन का काम करता है।
मेन क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि यार डीएनए में क्या है जो आरएनए में नहीं है, क्या है डीएनए में, थाइमाइन, और आरएनए में ऐसा क्या है जो डीएनए में नहीं है, यूरासिल। आरएनए में ऐसा क्या है जो डीएनए में नहीं है, यूरासिल। एक क्वेश्चन ये आता है कि इनमें कॉमन क्या है, क्या चीज है जो दोनों में पाई जाती है, एजीसी, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, दोनों में पाया जाता है। डीएनए का मेन काम क्या होता है, डीएनए का मेन काम होता है भाई हेरिडिटी को कंट्रोल करना, है ना। अब जैसे हमारा बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल हमें पेरेंट्स से मिलता है, दादा दादी से मिलता है, नाना नानी से मिलता है, तो ये डीएनए का काम है, ठीक है, और पड़ोसियों से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और आरएनए का काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम इसको होता है। डीएनए के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन का मतलब होता है रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेट मतलब अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाना, एक डीएनए से दो डीएनए, दो डीएनए से चार डीएनए, चार डीएनए से 8, इस तरह से रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट समझते हो ना, रेप्लिका बनाना, अपने जैसी कॉपी बना देना। और आरएनए में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अब क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, अपने जैसी एक और कॉपी बना सकता है, दो कॉपी बना सकता है, तो ये बढ़ते चले जाते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, वेरी फ्रॉम 6 मिलियन टू 16 मिलियन। आरएनए की बात करें बहुत कम होते हैं, 20,000 से 40,000 होते हैं बस, ठीक है। अच्छा यार एक और बात मैं आपको बताता चलता हूँ, हमने क्या बोला कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को हम लोगों ने बोल दिया कि होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या मिलेगा, एक तो बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। और एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, सिर्फ बेस एंड शुगर, क्या देखने को मिलेगा, बेस एंड शुगर ओनली, फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर नहीं होता। अब देखिए गलत हो गया क्या, सही है, इधर आ जाओ। शुगर, शुगर दो तरह की होती है, एक होती है राइबोज और एक होती है डिऑक्सीराइबोज। एक बार राइबोज का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लो, ये OH H H OH H OH CH2OH H और बीच में ऑक्सीजन लगा होता है। इन तीन जगह पे तो ऐसे ही होता है, ये OH फिर नीचे नीचे और ये CH2OH। एक बार थोड़ा सा देख लेना, इतना मुश्किल नहीं है। डिऑक्सीराइबोज में क्या होता है, इसको 2-डिऑक्सीराइबोज बोला जाता है, इस पोजीशन को बोला जाता है फर्स्ट, इस पोजीशन को कहा जाता है सेकंड। डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना, तो यहां से ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल गया। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है, शुगर से एंड बेस से। ये हमारे पास क्या है, शुगर है और यहां पर लग गया बेस। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिसमें शुगर भी हो, बेस भी हो, फॉस्फेट ग्रुप भी हो। तो ये हमारे पास है शुगर, यहां पर है नाइट्रोजीनियस बेस, वो प्यूरिन पिरिमिडिन वाला, और यहां पर हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है, इसको हम लिख सकते हैं PO4 3 नेगेटिव। कुछ इस तरह से होता है, P डबल बॉन्ड O, इधर O नेगेटिव, इधर O नेगेटिव, इधर O नेगेटिव। तो बस ये है सारे का सारा हमारे पास बायोमोलिक्यूल। यस थियोरेटिकल है, तो इसमें डाटा आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये नोट्स आप लोग देख लेना, या फिर नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और अगर आपको इनके प्रीमियम नोट्स चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट है chemistryguruji.com, वहाँ से देख सकते हो। और क्वेश्चन तो मैंने कोई नहीं पूछा है, बस आप लोग एंड में ये बता देना कौन से 2 बायोमोलिक्यूल हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, है ना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।